दोस्तों, बीबीसी ने मॉब लिंचिंग पे एक शोध परख रिपोर्ट छापी थी। यूपी लिंचिंग पुलिस की जांच और इंसाफ। और जो जर्नलिस्ट थे वो कीर्ति दुबे हैं, बीबीसी के संवाददाता हैं, उनका ये लेख है। मैंने एक एपिसोड इस पे बनाया था और वो बनाया था, मैं नाम बता दूं, सोनभद्र के अनवर अली की लिंचिंग पर बनाया था। इस लेख में बहुत बेहतर तरीके से लिंचिंग क्या होता है और हेट क्राइम क्या होता है अच्छी तरीके से समझाया गया है और 4 केस स्टडी को उठाया गया है। एक तो हमने सोनभद्र का केस किया है, अनवर अली का। आज मैं चाहता हूं कि कम से कम आपको दूसरे केस के बारे में पता लगे, इसलिए दूसरे केस की स्टडी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। दूसरा केस बुलंदशहर का है और लव जिहाद के नाम पर कैसे बदला लिया जाता है वो केस है और आपको ये सुनना बहुत ही जरूरी है। यह है गुलाम मोहम्मद का केस है। 2 मई 2017 को 60 साल के गुलाम मोहम्मद को बुलंदशहर के सोही गांव में मार डाला गया। उन्हें भीड़ ने इसलिए मार डाला क्योंकि गुलाम के मजहब का एक लड़का एक हिंदू लड़की के साथ गांव से भाग गया था। यह गांव ठाकुर बहुल गांव है और इक्का दुक्का मुसलमान परिवार ही है जो कि मजदूरी कर वहां गुजारा करता है। इस घटना के 6 दिन पहले गुलाम के पड़ोस में रहने वाले यूनिस ने अपने पास के गांव की हिंदू लड़की के साथ घर छोड़ दिया था। गांव वाले बताते हैं कि इसके बाद गुलाम के घर पर लोगों की भीड़ आई, जिसमें गांव के कुछ लोग और ज्यादातर बाहरी लोग शामिल थे। गालियां और धमकियां दी। पुलिस भी लड़का और लड़की की खोज में जुटी थी और इसके लिए वो हर दिन गुलाम मोहम्मद के परिवार के मर्दों को अपने साथ ले जाती और आसपास के जिलों में उनके रिश्तेदारों के घर पर छापा मारती। 2 मई 2017 को गुलाम मोहम्मद के बेटे वकील अहमद पुलिस के बुलाने पर थाने गए और थाने जाने के बाद जो हुआ वो वकील मोहम्मद अहमद के हिसाब से सुनिए। वकील अहमद के मुताबिक सुबह 9:30 बजे के आसपास गुलाम अहमद के गांव के ही अनिल शर्मा के आम की बाग में रखवाली कर रहे थे। तभी गमछे से मुंह ढके 6-7 लोग लाठी डंडों के साथ आए और गुलाम को आम के बगीचे में उठाकर गुलाम अहमद को थोड़ी दूर ले गए और उन्हें बुरी तरह पीटा। गुलाम मोहम्मद की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वही बताती है कि उन्हें गहरी अंदरूनी चोट लगी थी जिससे उनकी मौत हो गई। वकील अहमद जो उनके बेटे हैं, वकील अहमद ने गांव में ही रहने वाले गविंदर और हिंदू वाहिनी के लोगों को दोषी बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में पाया कि गुलाम मोहम्मद की लिंचिंग में रविंदर सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वो सभी हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े थे। हिंदू युवा वाहिनी, ये जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी साहब, उनकी वाहिनी है, उससे जुड़े थे। हिंदू युवा वाहिनी के बुलंदशहर के अध्यक्ष सुनील सिंह राघव ने बीबीसी संवाददाता को कहा कि इन लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया। लिंचिंग के बाद वकील अहमद का परिवार अब सोही गांव छोड़ चुका है और अलीगढ़ में रहता है, लेकिन काम के लिए बुलंदशहर आना जाना पड़ता है। इस हत्या के 5 साल बाद बीबीसी की टीम पहुंची बुलंदशहर। वहां पहासू में वकील अहमद से मिलने पहुंची तो उन्होंने बताया कि इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला और सब छूट जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में पैसों का लेन देन किया गया है और मामले को रफा दफा किया जा रहा है। वकील अहमद पेशे से बढ़ई का काम करते हैं और बताते हैं कि अब उन्होंने अभियुक्तों और हालात से समझौता कर लिया है। समझौतों की सबसे बड़ी वजह है गुलाम के परिजनों का गवाही से इनकार करना। वकील अहमद कहते हैं कि मैंने तो गवाही दे दी, लेकिन मेरी भाभी, मेरे चाचा और मौसा भी गवाही देने को तैयार
नहीं है। जिन लोगों ने देखा, जब वही गवाही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। वकील अहमद आगे कहते हैं कि हमारे अब्बा 4 साल के थे तब से ही सोही गांव में रह रहे थे, आए थे और हमेशा इस गांव को अपना माना। तो उनके साथ जो हुआ यह गलत हुआ, इनका मानना है। लड़ाई टक्कर की हो तो लड़ते, हमारी तो हालत यह है कि थोड़ा भी गांव में लोगों की मर्जी के खिलाफ कह दिया तो 2-3 दिन की रोटी छीन लेंगे। कौन गवाही दे पाएगा। मेरे परिवार वाले उनके ही खेतों में काम कर रहे हैं। इस मामले में गविंदर और आसपास के गांव से 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें बाद में 6 महीने बाद जमानत मिल गई। वकील अहमद बताते हैं कि गुलाम की लिंचिंग के आरोप में गविंदर ठाकुर को जब जमानत मिली तो उनका फूल माला से स्वागत किया गया। कुछ लड़कों ने गांव में डीजे भी बजाया। वो आगे कहते हैं कि एक आदमी जिसने हमारे अब्बू को मारा और जब वो जेल से वापस आया तो उसे माला पहनाई जाए, गाने बजाए जाएं और जलसा हो तो लगता है कि इस गांव में कैसे रहा जा सकता है। मुझे इस गांव से नफरत हो गई है। गुलाम के 46 साल के भाई पप्पू वो शख्स हैं जिन्होंने गमछा ओढ़े लोगों को अपने भाई को उठाकर ले जाते देखा था, लेकिन इस केस में उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया। जब बीबीसी की टीम उनसे मिलने सोही गांव पहुंची तो वे इस बात से ही डर गए कि फिर उन्हें गुलाम की हत्या के बारे में पूछा जा रहा है। डरते डरते पप्पू ने बताया कि हाँ, मैंने देखा तो था लेकिन गवाही नहीं दूंगा। गुलाम अहमद की लिंचिंग के बाद महीना भर गांव में पुलिस रही, लेकिन जब पुलिस वापस चली गई तो गुलाम के परिवार के लिए गांव में रहना मुश्किल हो गया। वकील ने गांव छोड़ दिया, अलीगढ़ में बस गए। गुलाम के चचेरे भाइयों ने भी गांव छोड़ दिया और दिल्ली मुंबई में मजदूरी के लिए चले गए। फिर लॉकडाउन में सब कुछ छिन गया और उन्हें वापस सोही गांव जाना पड़ा। मुसलमानों की बस्ती की दूसरी ओर इस मामले के मुख्य अभियुक्त गविंदर रहते हैं। जब गविंदर से बीबीसी की टीम मिलने पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात साधु जैसी वेशभूषा वाले उनके भाई से हुई। वे खुद को जूना अखाड़े का सन्यासी बताते हैं। वो बताते हैं कि जिले में पुलिस प्रशासन से उनके अच्छे संबंध हैं। फिर उन्होंने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि हम लिंचिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, नाम परिचय पूछा। जब बीबीसी वालों ने पूछा कि लिंचिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो उन्होंने पहले पत्रकार से नाम पता पूछा। जब ये स्पष्ट हो गया कि वे हिंदू हैं तब उन्होंने बात की। लिंचिंग के आरोप पर सफाई देते हुए गविंदर कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है। मैं हिंदू युवा वाहिनी में था लेकिन कोई आधिकारिक सदस्यता नहीं ली थी। मैं उन लोगों के साथ बैठता था, इसलिए मेरा नाम फंसाया जा रहा है। गविंदर वकील के परिवार को पैसे दिए जाने की बात से भी इनकार करते हैं और कहते हैं, हमें अदालत पर भरोसा है, हम तो गरीब लोग हैं, पैसे कहां से देंगे। अब इस केस के जो पैरवी कर रहे हैं गुलाम अहमद के वकील, उनका नाम है नईम साहब। वो कहते हैं कि यह समझौता 90% डर का है और 10% गरीबी का। वकील अहमद का पूरा परिवार बहुत गरीब है। इन लोगों को हर काम के लिए सोही आना पड़ता है। अलीगढ़ में बस गए लेकिन काम उस गांव से अलग नहीं हो सका। उन लोगों को बताया गया कि ये लोग छूट ही जाएंगे और सुनवाई के लिए तुम पैसे खर्च करोगे, इसके बदले पैसे ले लो उनसे, पैसा लो। आना जाना भी उस गांव में तभी हो पाता जब यह समझौता कर लेता। बस यही कारण है यहां लिंचिंग के ज्यादातर मामले में ऐसे ही समझौते हो जाते हैं। लिंचिंग के ऐसे मामले इसी तरह समझौते की भेंट चढ़ जाते हैं। केस नंबर 2 है। 2 केस आपसे और मैं चर्चा करने वाला हूं
और इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जो पुलिस और प्रशासन के बारे में, उसमें भी एक एपिसोड बनाऊंगा कि गांव और कस्बे के दबंग लोग किस तरह से स्थानीय प्रशासन से मिलकर इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश करते हैं। ये हम सबको जानना बेहद जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जो मैं बात कहता हूं कथा कहानी नहीं है, वो प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है। इस पे 2 एपिसोड और, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि किस तरह से अस्पृश्य पर जब हमला होता है, पुलिस, मजिस्ट्रेट और प्रशासन की क्या भूमिका होती है, डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। उस सीरीज में मैं कई वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि किस तरह से आर्थिक नाकेबंदी की जाती है, सामाजिक नाकेबंदी की जाती है। जो अस्पृश्यों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे, वो आज मुसलमानों पर भी लागू हो रहा है। अगर वो केस करेगा, प्रतिरोध करेगा, तो उसे कोई काम नहीं देगा, तो उसको भुखमरी के कगार पे लाने की एक साजिश होती है, जिसमें बहुत तमाम तरह के लोग शामिल होते हैं, शासन, प्रशासन, सभी। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया। जय भीम।